अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का लेक्चर नंबर 2 है, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड इन्वायरमेंट्स। हमारे बिजनेस के अंदर किस तरह इन्वायरमेंट्स की कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज अफेक्ट करती हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? आपके बिजनेस पे कोई भी अगर आउटसाइड फैक्टर इफेक्ट करता है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आगे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज का मतलब है कि बिजनेस के अंदर दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है कि आपके बिजनेस के अंदर ही कोई चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। एक्सटर्नल ये है कि एक्सटर्नली कोई फैक्टर आके आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होगा, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो लेकिन आपका ही इन्वायरमेंट का हो, आपके किसी आउटसाइड इन्वायरमेंट का हो, तो उसे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। आगे मल्टीपल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल चेंजिंग्स होती रहती हैं। आपके बिजनेस में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ होती हैं। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई है तो आप अगर उसे अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कोई और आपका जो कंपटीटर होगा वो उस टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, तो आपके क्लाइंट्स उसके पास चले जाएंगे जिससे आपके बिजनेस को लॉस होगा। इसीलिए अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके अलावा कोई इश्यूज, कोई एथिकल इश्यूज, कोई ग्लोबल इन्वायरमेंट में कोई सोशल इश्यूज, कुछ भी जो इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं उनके साथ उनको जल्दी से हैंडल करना चाहिए, उन इश्यूज को निपटना चाहिए ताकि वो इश्यूज आपके बिजनेस पर इफेक्ट ना करें। उसके बाद आता इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिकली आप अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ है सबसे पहले, जिसमें आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में है कि पैटर्न्स ऑफ शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स इन एन इकोनॉमी। आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, मतलब बिजनेस में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन चलती रहती है। कभी आपके बिजनेस को लॉस होता है, कभी आपका बिजनेस को प्रॉफिट होता है, कभी भी आपका बिजनेस एक ही स्मूथ आपका बिजनेस नहीं चल सकता। कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनसे अफेक्ट होकर आपके बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे आपका बिजनेस ज्यादा ऊपर जाता है, आपको ज्यादा प्रॉफिट हासिल होता है। तो ये शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर आते रहते हैं और इन्हें कहते हैं बिजनेस साइकिल। आगे है एग्रीगेट आउटपुट। एक इकोनॉमिक सिस्टम के जरिए एक महदूद गिवन पीरियड के अंदर रहते हुए अपनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करवाना एग्रीगेट आउटपुट कहलाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मुख्तलिफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर करेंसियां चेंज होती हैं, कहीं डॉलर इस्तेमाल होता है, कहीं रुपीज, कहीं यूरो, और मतलब हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। तो हर कंट्री को अपनी करेंसी के मुताबिक अपनी चीज को प्रोड्यूस करवाना चाहिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक से हमें पता चल रहा है घरेलू, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है जिसे जीडीपी भी कहते हैं, कि अपने मुल्क के अंदर ही उसकी अपनी पैदावार। हम अपने मुल्क के अंदर कुछ चीजें पैदा करते हैं, कुछ अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हमारे मुल्क को ही फायदा होता है। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो होती है कि आप किसी और कंट्री के अंदर कोई इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर आपके कंट्री के कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्कर्स किसी और कंट्री में जाके काम कर रहे हैं उनका पैसा भी तो आपके मुल्क में आएगा ना, तो उनकी इनकम को कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आता है सबसे पहले रियल ग्रोथ रेट। हर कंट्री का अपना रियल ग्रोथ रेट होता है जो उसे अपने कंट्री की करेंसी की वैल्यू के मुताबिक तब्दीलियां करते हैं। मतलब महंगाई होती है, किसी कंट्री में ज्यादा महंगाई होती है, और मतलब जो भी चेंजिंग्स होंगी वो अपने मुल्क की आबादी को, अपने मुल्क के ग्रोथ रेट को देख कर करेंगे कि किस मुल्क के अंदर कितना ग्रोथ रेट चेंज हो सकता है। आगे जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब ये है कि जब आप कोई भी अपनी चीज मार्केट के अंदर लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले उसका एनालाइज करते हैं
कि आपके मुल्क के अंदर कितने लोग कितनी ज्यादा इनकम वाले हैं, मतलब गुर्बत कितनी है और अमीरियत कितनी है, उसके लिहाज से आप अपनी प्रोडक्ट को रखते हैं, क्राइटेरिया उसका फिक्स करते हैं और फिर आप उसे मार्केट के अंदर लेकर आते हैं। अगेन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी भी कहते हैं कि जो आप करंट डॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई चीज महंगी होती है तो हमें सेलर कहता है कि डॉलर ज्यादा महंगा हुआ है और इस चीज पर भी उसका इफेक्ट है। मतलब कहीं कहीं भी अगर डॉलर महंगा होता है या डॉलर सस्ता होता है तो दूसरी चीजों पर भी उसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करवा रहे हैं, सेम प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट होती है उसको मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर सेम ही प्राइस पर बेचा जाता है, लेकिन उसकी करेंसी चेंज होती है। मतलब आप अगर कोई भी चीज बनाएंगे तो आप किसी कंट्री में डॉलर्स में जाकर सेल करेंगे, किसी कंट्री में आप रुपीज में सेल करेंगे, तो उसका परचेजिंग पावर पैरिटी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो ऊपर हमने देख लिया कि हम उसे इकोनॉमिकली कैसे सेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे अपने जाती फैक्टर्स भी तो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को। हम अपना देखते हैं कि हमारे पास सेविंग्स कितनी है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी जब हो जाती है तो हम उसको बैलेंस कैसे रखते हैं अब वो पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तजारत का बैलेंस होना एक कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक मुल्क की तजारत कितनी अच्छी है, ट्रेड कितनी बैलेंस है। सबसे पहले ट्रेड सरप्लस। मतलब सरप्लस होता है कि ज्यादा कसरत, ठीक है। तो अगर किसी मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट चीजें ज्यादा हो रही हैं, इंपोर्ट कम हो रही हैं, तो उसकी ट्रेड सरप्लस होगी, मतलब अच्छी, उस मुल्क की तजारत अच्छी होगी क्योंकि वो एक्सपोर्ट चीजें ज्यादा कर रहा है तो उस मुल्क के अंदर ज्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर ट्रेड डेफिसिट, और ट्रेड डेफिसिट कब होती है, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है नेशनल डेबिट। नेशनल डेबिट है कि गवर्नमेंट के पास कुछ अमाउंट होती है जो उन्होंने रखी होती है कि अगर कोई भी ताजिर या कोई भी उनसे कर्ज लेना चाहता है तो गवर्नमेंट कर्ज मुहैया करती है, तो वो होता है नेशनल डेबिट। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अपनी इकोनॉमी को हमने स्टेबल कैसे रखना है। सबसे पहले इन्फ्लेशन। अगर हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे मुल्क में महंगाई तो नहीं है। अगर मुल्क में महंगाई होगी तो कभी भी इकोनॉमिकली हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा। फिर हम देखेंगे मेजरिंग इन्फ्लेशन। अपनी महंगाई को मेजर करेंगे कि कितनी ज्यादा महंगाई है, और इसे हम कैसे कर सकते हैं। अर्बन एरियाज में जाकर आप देखते हैं कि लोगों की पहुंच कहाँ तक है, लोग किस हद तक चीजों की कीमत अदा कर सकते हैं। अगर तो आपकी जो चीजें हैं वो उनकी पहुंच से दूर है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मुल्क के अंदर ज्यादा महंगाई है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी भी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मुल्क को वो इफेक्ट करती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से रिसेशन होता है, और जब लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन होता है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। मैनेजिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को मैनेज कैसे करना है, इकोनॉमी को कैसे लेकर चलना है। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसीज होती हैं। गवर्नमेंट एक फिस्कल पॉलिसीज बनाती है। फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसमें सबसे पहले तो वो ये देखती है कि हमें अपनी अमाउंट को सेव कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करनी है अमाउंट, फिर उसको खर्च कैसे करना है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पास सेविंग्स होती हैं वो पूरी नेशन को अच्छे से मॉनिटर करती हैं कि अब इन्हें सप्लाई कैसे करना है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है, आपने फिस्कल पॉलिसीज भी बना ली है, मॉनेटरी पॉलिसीज भी बना ली है। अब आपने देखना है कि आपने फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को कैसे स्मूथ वे में लेकर चलना है, तो उसे कहेंगे स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। नेक्स्ट 3 मेजर फोर्सेस बताई हुई है उन्होंने कि जो हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होती है। सबसे पहले है कि जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी मीडिया के जरिए। सेकंड, हम उसे होलसेल पर लेकर आएंगे, और फिर हम उसकी रिटेल ट्रेड करेंगे, मतलब फिर हम उससे तजारत स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसे इंडस्ट्री के अंदर अगर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। थर्ड है कि बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रही है और बहुत ज्यादा कंपिटिटर्स बढ़ रहे हैं। आप अपने बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा कंपीट करने की सलाहियत रखते होंगे दूसरों को, इनोवेशन और कॉस्ट कटिंग पर आप फोकस करेंगे, आप कंपिटिटर्स को कंपीट करने की सलाहियत रखते होंगे, तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स।
एक मुल्क के अंदर ट्रेंड्स और पैटर्न्स आते रहते हैं मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में तब्दीली की वजह से, जैसे कोई वार, कोई जंग हो जाती है या कोई भी प्रोजेक्शन में तब्दीली हो जाती है। अगर किसी भी प्रोजेक्शन में तब्दीली होती है तो अक्सर वो आपके बिजनेस में आपके लिए प्रॉफिट का सबब बनेगा, मतलब जिससे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा सेल होगी, या कोई ऐसी तब्दीली आती है जिससे आपके बिजनेस को लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह ट्रेंड्स और पैटर्न्स चलते रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। मतलब डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या होता है? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है कि आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं अपने बिजनेस में, पॉपुलेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। फिर आप पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपने जो भी प्रोडक्शन की है वो आप उसे फिर जेंडर पे डिवाइड करते हैं, एज पे डिवाइड करते हैं, या वो एजुकेशन के लिए होती है कि आपकी प्रोडक्शन किसके काम आ सकती है, उस मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, किस उम्र के लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए, या तालीम के शोबे में वो इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आप प्रोड्यूस करवाते हैं जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती है तो उससे आपका बिजनेस ज्यादा ऊपर जाता है, आपके बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि हर कोई आपकी उस चीज को खरीदता है। तो इस तरह डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के तौर पर भी आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह की प्रोडक्शन अपने इन्वायरमेंट में करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है कि कुछ गवर्नमेंट रूल्स के तहत आप अपने बिजनेस को चलाते हैं। मतलब गवर्नमेंट कौन सी तब्दीलियां करने वाली है, आपको पहले से उनके लिए तैयार रहना होगा। कोई भी नया रूल या कोई भी लॉज मार्केट के अंदर मुतारिफ हो जाते हैं जिससे आपके बिजनेस को या लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, या टैक्स चेंज हो जाता है, टैक्स बढ़ जाता है या टैक्स कम हो जाता है। अगर टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो मुल्क में महंगाई हो जाएगी, लोगों की पहुंच से आपकी चीजें दूर हो जाएंगी और आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा, लोग आपकी चीजें ज्यादा खरीदेंगे नहीं महंगाई की वजह से। तो ये होता है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, जहां हुकूमत गवर्नमेंट को देखते हुए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या चेंजेस लेकर आ रही है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस में क्या तब्दीलियां होती हैं, या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के तहत हम बिजनेस को कैसे चलाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट एंड सर्विस टेक्नोलॉजी। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ होती है तो फौरन अपने बिजनेस में आप उसे अडॉप्ट करते हैं। सेलर्स कस्टमर्स के लिए फिजिकल गुड्स और सर्विसेज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑनलाइन भी वो अपनी चीज को देते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, और फिजिकली भी लोग उन्हें खरीद सकते हैं। और जब आप अपने बिजनेस के अंदर दोनों चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके बिजनेस में वो उसका पॉजिटिव बैलेंस आएगा। बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज। देखिए बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, नहीं, मैटर ये चीज करती है आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। आपने अगर कोई चीज अपने मार्केट में लेकर आए हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखें कि आपका कस्टमर के साथ वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, वो आपके बिजनेस प्रोसेस को आगे लेके जाता है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आप लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके फिल्म की प्रोडक्ट लाइंस अच्छी हो, डिपार्टमेंट्स अच्छे हो, जियोग्राफिक लोकेशन अच्छी हो, ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट होता है कि हर मजहब का, हर मुल्क का, हर शहर का कल्चर मुख्तलिफ होता है। तो आपने देखना है कि आप कहाँ पर अपनी चीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उस मुल्क का या उस शहर का कल्चर कैसा है, उस कल्चर के मुताबिक आप अपनी चीज को बनाएंगे, आप अपनी चीज की प्रोडक्शन करेंगे। मतलब मुख्तलिफ लिबास इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ खाने इस्तेमाल होते हैं, तो आप अपने कल्चर के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब सीजनल प्रोडक्ट्स। मतलब विंटर सीजन है या समर सीजन है तो आप वेदर के मुताबिक चलते हैं। आप अगर विंटर सीजन चल रहा है, सर्दियां हैं, आप उस पर गर्मियों के लिबास की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो वो आपके कोई भी नहीं खरीदेगा। तो इसलिए आपने देखना है कि अगर विंटर सीजन चल रहा है तो आप विंटर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करेंगे, और अगर समर सीजन चल रहा है तो आप समर कलेक्शन लेकर आएंगे। तो इस तरह नेचुरल इन्वायरमेंट के तहत बिजनेस को कैसे चलाते हैं इसमें वो बताया गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।